ओके, एनी हाउ दी पर्पस ऑफ स्टडी में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी देखी, आपने याद रखना है जो डिस्क्राइब करती है व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, खाली हाउ नहीं, हाउ मच, ठीक है, ये याद रखना है। जिसमें ये चीजें आएंगी वो डिस्क्रिप्टिव। फिर काजल एक्सप्लेनेटरी स्टडी है जो काज बयान कर रही थी कि व्हाई इंक्रीज इन प्राइसेस reduces the demand, why exercises increases the health, ये why वो है काजल एक्सप्लेनेटरी स्टडी जो वजह बयान कर रही है। और काजल प्रिडिक्टिव क्या है कि आपने एक वेरिएबल का अफेक्ट देख के बाकी को होल्ड करना होता है, ठीक है। यानी दो बीमार लोग आपके पास आए, आपने एक को डिस्प्रिन की गोली दी, दूसरे को आम गोली दी, और दोनों को कहा ये डिस्प्रिन की गोली है। फिर देखना क्या दोनों ठीक होते हैं या एक ठीक होता है या नहीं होता। ये प्रिडिक्ट करना होता है आपने कि हाँ भाई जिसको खाली गोली दी वो ठीक नहीं हुआ, डिस्प्रिन वाली दी ठीक हो गया। सो वी कैन प्रिडिक्ट कि डिस्प्रिन आपका सरदर्द या बुखार को कम करती है। ये काजल प्रिडिक्टिव स्टडी है। ये स्टडी हम पर्पस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टडीज के मुख्तलिफ पर्पस के लिए की। जैसे आपने अगर प्रिडिक्ट करने के लिए करनी हो तो काजल प्रिडिक्टिव, अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी हो उसकी तो वो काजल एक्सप्लेनेटरी, और अगर आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना हो व्हाट, वेयर, हु, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाएगी। उसके बाद टाइम के लिहाज से भी स्टडीज डिफरेंट है। एक है क्रॉस सेक्शनल, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर कैरीड आउट वंस, एक ही दफा कैरी की जाती है, ठीक है जी, एंड रिप्रेजेंट अ स्नैपशॉट ऑफ वन पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो एक ही टाइम पे इकट्ठी, ज्यादातर जो स्टडीज हैं वो आपकी क्रॉस सेक्शनल ही होती है कि वो एक ही दफा डाटा दिया, इकट्ठा आपने फिल करके दे दिया, दो दफा नहीं आपने देना होता, एक ही दफा, वन पॉइंट ऑफ टाइम कैरीड वंस। दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल, ये जो बार बार इकट्ठी की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2019 में, 2020 में दोबारा उन्हीं लोगों से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 2021 में उन्हीं लोगों से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर रिप्रेजेंटेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी लंबे टाइम के लिए आप इसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा। The advantage of longitudinal study is that it can track changes over the time. पिछली दफा डाटा इन 10 लोगों से इकट्ठा किया था, इस दफा किया तो क्या फर्क है, चेंजेस ट्रैक हो रही। इन लॉन्गिट्यूडनल पैनल स्टडीज रिसर्चर में स्टडी पीपल ओवर टाइम, मुख्तलिफ टाइम में। इन मार्केटिंग पैनल्स आर सेटअप टू रिपोर्ट कंप्यूटेशन डाटा। पैनल्स का मतलब है ग्रुप बना लिए जाते हैं, 10 लोगों का ग्रुप है, मार्केटिंग डाटा लिया इनसे 2020 में क्या क्या परचेजेस की, 2021 के रमजान में क्या क्या परचेजेस की, और 2019 के रमजान में क्या क्या परचेजेस की। ये उस कंजम्पशन उनकी क्या क्या उन्होंने कंज्यूम का मतलब है किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, या परचेज आप कह सकते हैं, क्या क्या चीजें परचेज। So the data provide information on relative market share, consumer response to new products and new promotional method. ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन मार्केट में देता है कि मार्केट शेयर किस चीज का कितना है। लेट्स सपोज लक्स सोप बहुत ज्यादा यूज किया गया तो उसका मार्केट शेयर पता चल जाए। कोई फीमेल ब्रांड बताएं कोई भी, जैसे गालिबन फजर ने ब्रांड कौन सा बताया था जी, आपने क्लास में एक दफा आपसे पूछा था, maybe I'm forgetting the name। सर कपड़ों का आपने कोई नहीं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बताया था, कोई जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई, कोई इस तरह के मैनिक्योर पेडिक्योर, कोई कोई ब्रांड। मेडोरा का बताया था, मेडोरा का। हाँ ये इसी तरह का कोई नाम था, मेरे जेहन से निकल गया। तो भाई मेडोरा। हाँ मेडोरा का कितना मार्केट शेयर है, क्यों आपने पैनल से डाटा लिया 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी, तो आपको उसका शेयर पता चल गया। फिर कंज्यूमर रिस्पांस टू न्यू प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट आई उसका भी आपने, फर्ज करें मेडोरा ने कोई नई, मेडोरा किस चीज की है बेसिकली, नेल पॉलिश की या ये इसकी लिपस्टिक वगैरह की। लिपस्टिक और नेल पॉलिश दोनों की। हाँ तो इन्होंने कोई नई नेल पॉलिश निकाली तो उसका आपको पता चल जाएगा 2020 में लेट सपोज आई, तो आपने 20 में डाटा लिया, उसका इकट्ठा किया कितनी कंजम्पशन हुई, फिर 2021 में अगले साल भी, फिर उससे अगले साल, तो ये बेसिक है। Other longitudinal studies such as cohort groups used
बस इतना ही आपको रखने की जरूरत है, बस जरूरत नहीं है। ये आपको मैसेज बेसिकली क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में मुख्तलिफ कोहर्ट्स बन जाते हैं या पैनल्स बन जाते हैं, इनको ग्रुप कह ले आम जुबान में। कोहर्ट मीन ग्रुप्स। एक जैसे 50 से 55 साल का एक ग्रुप है, 1 से 10 साल का एक ग्रुप है, 11 से 20 साल का दूसरा ग्रुप। तो ग्रुप में डिवाइड करके बार बार उन्हीं लोगों से डाटा लिया जाता है और एक ही चीज के बारे में, ताकि पता चल जाए। बात क्लियर हो रही, फॉलो कर रहे हैं जी बात? ठीक हो गया जी, आगे चलें। यस सर। अच्छा, ये बेसिकली हम पर्पस ऑफ स्टडी या स्कोप ऑफ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। फिर टॉपिकल स्कोप बेसिकली उसी चीज में आता है, ये कोई अलहदा नहीं है, इसको आप छोड़ दें। मैं आपको डायरेक्टली वो चीज लाऊंगा जो आपके एम कॉम के लिए है, एम फिल के लिए नहीं। इसको ये करें। उसके बाद आ जाता है केस स्टडी, ये आप उसी की कंटिन्यूएशन है। डिस्क्रिप्टिव, काजल एक्सप्लेनेटरी, काजल प्रिडिक्टिव, फिर क्रॉस सेक्शन स्टडी जो एक ही दफा इकट्ठी की जाती है, बार बार नहीं। फिर लॉन्गिट्यूडनल जो बार बार की जाती हैं। उसके बाद केस स्टडी। बेटा केस स्टडी बेटा ये है कि किसी एक खास आप क्या करते हैं, आप अपना एम्फोसिस रखते हैं किसी खास कंपनी के ऊपर, किसी खास केस के ऊपर, ठीक है। यानी केस स्टडीज प्लेस, केस का मतलब है कोई एक खास केस, कोई एक खास कंपनी, कोई एक खास ब्रांड, ठीक है। Case studies place more emphasis on full contextual analysis of fewer events or condition। fewer events या fewer condition का, condition से मुराद भी वो एक खास कंपनी हो सकती है, fewer event से मुराद भी कोई खास कंपनी, कोई खास ब्रांड हो सकता है। एंड देयर इंटर रिलेशन, और इनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं। द रिलायंस ऑफ, मेन चीज आपको मैं केस स्टडी में इतना बता दूं कि केस स्टडी में आप लेट्स सपोज आप फैसला सियालकोट की कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या जो बाल्स बनाने की कंपनी है उन पे चले गए और उनमें देखा वो काम किस तरह करते हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं, फिर वो उनके सोल्यूशन कैसे करते हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सारी चीजें देखना किसी एक खास कंपनी की। फिर उनकी चीजें कंज्यूम कितनी हुई, कितने लोगों ने परचेज की 2010 में, 11 में, 12 में। तो जो एक ही टाइम पे एक केस को आप ले रहे होते हैं, वो सिंगल, जिसको कहते हैं ना, दिस वन सिंगल काउंटर इंस्टेंस या a single well designed case study can provide a major challenges to a theory and provide a source of new hypothesis and construct simultaneously। यानी एक ही जो केस स्टडी है, इससे आप थ्योरी का भी आपको पता चल। यानी थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि अगर एम्प्लॉइज को अच्छा आप इन्वायरमेंट दें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर आप इस केस में देखेंगे जी इसकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है सियालकोट में जो बैट बल्ले बनाने वाली कंपनी है। तो देन यू रियलाइज कि थ्योरी कहती है अच्छा इन्वायरमेंट दें, इट मीन इन बंदों को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, समझ रहे। तो उसने थ्योरी को सही या गलत साबित करती है, या नए हाइपोथेसिस भी जनरेट होते हैं उस खास केस के अंदर रहते हुए। सो केस स्टडी में आपने क्या क्या करना होता है, अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनानी होती है, इवेल्युएशन करनी होती है किसकी, उस खास केस के अंदर रह के एक खास कंपनी। डिस्कवरिंग न्यू हाइपोथेसिस टू करेक्ट पोस्ट सर्विस कंप्लेंट would be a major advantage of tracking a given number of damaged माइंड राइटर लैपटॉप थ्रू द केस स्टडी डिजाइन। अब इसने कहा जी ये कंपनी है माइंड राइटर, लैपटॉप बनाने की कंपनी है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक्सप्लोर करते हैं कि कंप्लेन्स कितनी आ रही हैं। आपने 1 साल, दूसरे साल, 3 साल, तीनों साल कंप्लेन को नोट किया। पोस्ट सर्विस कंप्लेन, ये जो वर्ड नजर आ रहा है ना, पोस्ट सर्विस कंप्लेन मीन सर्विस के बाद, लैपटॉप्स देने के बाद। तो उन कंप्लेन को आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं उस केस को अच्छे से एक्सप्लोर करके। और केस किसका एक्सप्लोर किया जा रहा है, माइंड राइटर लैपटॉप कंपनी। बात फॉलो कर रहे हैं, क्लियर हो रही बात? समझ आ रही केस स्टडी की कि नहीं समझ यस आई? सर। अच्छा, गुड हो गया। उसके बाद द रिसर्च इन्वायरमेंट। अब रिसर्च इन्वायरमेंट क्या है, रिसर्च इन्वायरमेंट मीन जिस इन्वायरमेंट में रिसर्च कंडक्ट की जा रही है।
क्या वो लेबोरेटरी में कंडक्ट की जा रही है, क्या वो किसी फील्ड में कंडक्ट की जा रही है, या सिमुलेशन है। सिमुलेशन समझते हैं? सिमुलेशन कहते हैं कि जिस रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए ना ओरिजिनल इन्वायरमेंट में ना जाया जाए, जबकि उससे मिलता जुलता इन्वायरमेंट बना लिया जाए, उससे मिलते जुलते ऑपरेशंस, उससे मिलती जुलती कंडीशंस बना ली जाए, उसको सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का मतलब है जैसे किसी मिसाइल का तजर्बा करते हैं ना जब, तो वो डायरेक्टली नहीं उसको रेगिस्तान में जाके मिसाइल एक्सप्लोड कर देते, वो पहले उसका लेबोरेटरी में तजर्बा करते हैं छोटी सी जगह पे कि वाकई मिसाइल कामयाब है। उस लेबोरेटरी को सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन उससे मिलती जुलती जगह, ठीक है जी। तो असल ओरिजिनल इन्वायरमेंट में नहीं। तो रिसर्च के इन्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक जो आप लोग रिसर्च करते हैं या हम लोग, वो रियल इन्वायरमेंट में की जाती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट या जिसको फील्ड कंडीशन, फील्ड इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। जो बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की ज्यादा रिसर्चेज होती हैं वो कहाँ होती हैं? लेबोरेटरी कंडीशन में। और ऐसी रिसर्चेज जिनको आप लेबोरेटरी में भी नहीं कर सकते, फिर उनको आप सिमुलेट करते हैं। जिस तरह चागी में 1998 28 मई को जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, वो चागी में बाद में हुआ था, पहले वो एक सिमुलेटेड कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया गया था। तो उसका रिसर्च इन्वायरमेंट सिमुलेशंस में था। बात फर्क समझ आ रहा है तीनों में? जी बात क्लियर हो रही बच्चों? जी भाई बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी। अरूज लगता है माइंड कर जाती है कि सर मुझे टिक टाक का क्यों कहते हैं। मैं मजाक कर रहा होता हूँ, मुझे पता है आप टिक टाक की यूज उस तरह नहीं करती, मैं बच्चों को भी कहता रहता हूँ। अच्छा जी आगे चलें। पार्टिसिपेंट्स परसेप्चुअल अवेयरनेस, ये क्या है? परसेप्चुअल अवेयरनेस यानी उनको पता है कि नहीं है रिसर्च का। Participant perceptual awareness refers to when people in a disguised study perceive that the research is being conducted. Disguised studies कौन सी होती है? छुपा के स्टडी करना। जब उनको, लोगों को पता चल जाए कि यार हम पे रिसर्च की, जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्टिसिपेंट परसेप्चुअल अवेयरनेस, कि आपने लोगों को बताया ही नहीं था कि ये गोली डिस्प्रिन की नहीं है या ये सरदर्द की गोली नहीं, आम ही गोली खिला दी, और उनको ये कह के कि ये बड़ी अच्छी गोली है, अमेरिका से आई हुई है भाई, तो इससे तुम्हारा सरदर्द ठीक हो जाएगा। समटाइम्स हो भी जाता है, अगर माइनर सा सरदर्द, अच्छा मैंने गोली खा ली इसका मतलब ठीक है। अगर उसे पता हो, पता चल जाए, तो वो उसकी परसेप्चुअल अवेयरनेस हो जाती है। ना पता हो तो डिस्गाइज स्टडी होती है। डिस्गाइज, अच्छा पार्टिसिपेंट कहता है पार्टिसिपेंट परसेप्चुअल अवेयरनेस रेफर्स टू व्हेन पीपल इन अ डिस्गाइज स्टडी परसीव दैट द रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड। जब उनको पता चल जाए कि ये डिस्गाइज्ड नहीं रही, हमारे ऊपर रिसर्च की जा रही है, जब उन्हें पता चल जाता है। Participants' perceptual awareness may reduce the usefulness of research design. उससे उसकी रिसर्च डिजाइन में उसकी जो अफादियत है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि यार कुछ हमारे ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं बगैर बताए। तो पार्टिसिपेंट्स अपना रवैया तब्दील कर लेंगे। पार्टिसिपेंट्स परसेप्चुअल अवेयरनेस इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च। जाहिर है वो उसके फिर रिजल्ट को या उसके आउटकम को भी असरअंदाज होती है, उस पर भी असर होता है। नेचुरली अगर उनको ना पता होता तो वो नेचुरली बिहेव करते। जब उनको पता चल गया कि अच्छा मुझे देख रहे हैं, तब वो जरा अच्छे तरीके से बैठेगा, अच्छे तरीके से उठेगा, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा जो भी उसने क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है जी। कहता है we learned from the Hawthorne studies in 1920 when participants believe that something out of ordinary is happening they may behave less naturally। जब उनको पता चलेगा यार कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, कैमरे शैमरे इन्होंने छुपा के लगाए हुए हैं, तो वो नेचुरल बिहेव नहीं करेगा। 1920 में हाथोन स्टडीज आपने बहुत सुना होगा कॉमर्स में, तो इसका ये सुना हुआ है आपने? हाथोन स्टडीज 1920 में जो हुई थी, या हाथोन इफेक्ट किसे कहते हैं? नहीं सुना हो? हाथोन चले बेसिकली एक ना इलेक्ट्रिक कंपनी है अमेरिका में। अमेरिका में एक ये कंपनी है, वहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया था एम्प्लॉयज के ऊपर। तो वो स्टडी बेसिकली ये बताती है हाथोन, एक में उनको दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए गए थे। एक को बताया गया था स्टडी हो रही है, दूसरे को नहीं बताया गया था, और दोनों का फिर डिफरेंस देखा गया था।
यानी एक में परसेप्चुअल अवेयरनेस थी, दूसरे में अवेयरनेस नहीं थी। हाथों स्टडी फर्स्ट टाइम की गई थी 1920 में अमेरिका में। उसके बाद ओके हो गया, इतना इसको रखें। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या है, जैसे उसके नाम से जाहिर है, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दे मीट ड्यूरिंग द स्टडी। यानी जब रिसर्चर को क्लियर आइडिया ना हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ सकती है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन अलाउ द रिसर्चर टू develop clear concepts, establish priorities, develop operational definition, improve the final research design and possibly save time. एक्सप्लोरेशन में क्या है कि वो अपने कंसेप्ट क्लियर करे रिसर्चर। एक्सप्लोरेटरी स्टडी नॉर्मली की जाती है जब किसी फिनोमिना का ऑलरेडी पता नहीं होता, तब एक्सप्लोरेटरी स्टडी की जाती है कि वो क्लियर अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा है। एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज, यानी वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करना चाह रहा है कि पहले क्या चीज करनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। फिर डेवलप ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक्चुअल में कोई चीज कैसे होती है। जैसे मैं कहता हूं एम्पथी, या मैं कहता हूं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी इजहार तशक्कुर, शुक्र अदा करना। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन ग्रेटिट्यूड की क्या होगी कि जब मुश्किल आई तो सबर किया, तब ये इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। खुशी में तो सबर करना वो तो ग्रेटिट्यूड ना हुआ। ग्रेटिट्यूड क्या है, आपके पास प्रॉब्लम्स आई तो आपने जो सबर किया, वो ग्रेटिट्यूड की ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन बन गई। या प्रैक्टिकल डेफिनेशन लेने के लिए एक्सप्लोरेटरी स्टडी की जाती है। improve the final research design and possibly save time and money। जो फाइनल रिसर्च आपने करनी है उसका रिसर्च डिजाइन बेहतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने काफी चीजें एक्सप्लोर कर रही होती हैं, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन एक्सप्लोर कर रही होती हैं, आपने प्रायोरिटीज अपनी क्लियर कर रही होती हैं, कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए होते हैं। मैं पता नहीं तोतला हो गया। तो वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है। ठीक होगा जी, आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया।